प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और इसी कड़ी में यह पहला सेट का दूसरा पार्ट है। तो हम लोग यह टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यह बिहार दरोगा पीटी, बिहार परिवहन दरोगा 66वीं बीपीएससी एवं बिहार एसएससी मेंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के सेट को डेली अटेंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं आज के सीधे पहले प्रश्न पर, यानी 51 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यह एक कण की प्रकृति भी है और ऊर्जा के रूप भी है। क्योंकि जब सूर्य का जो प्रकाश है वह ऊर्जा के रूप में भी आता है, कण के रूप में भी आता है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस जो संयंत्र है उसके लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है, और बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है जिसका सूत्र होता है CH4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। K2 क्वेश्चन नंबर 53, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। यहाँ ध्यान देंगे, यदि ऊपर से नीचे की ओर आया जाए तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन यदि नीचे से ऊपर की ओर जाया जाए तो इसमें परमाणु का आकार घटता है, ये ध्यान देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी धूल कण। हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की या कोई छिद्र से जब आती है तो वह उसमें धूल कण संचरित होते रहते हैं। इसी को प्रकाश का विसरण की घटना कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है शून्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि H2O। तो हम लोग जानते हैं कि जो H2O होता है वो H+1 होता है और O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। जब H2 है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इन्हीं का योग अगर दोनों को जोड़ेंगे तो +2 और -2 यानी 0। तो इसीलिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लेते हैं NaCl। यानी सोडियम पर +1 होता है और क्लोरीन पर -1 ऑक्सीकरण संख्या, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी +1 -1 = 0, यानी किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। ये बात प्रूफ हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो सर्प विषरोधी जो सुई है यानी इंजेक्शन जो है वह स्वर्ण यौगिक है। क्या है, तो स्वर्ण यौगिक है। यानी सर्प विषरोधी सुई स्वर्ण का यौगिक है। और यह स्वर्ण यौगिक कौन है, तो यह स्वर्ण यौगिक जो है वो आरिक क्लोराइड है। आरिक क्लोराइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। तो इसका विमीय सूत्र जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ML−T−2, यानी ML−T−2।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन कि जैव सेल क्या है। यहाँ ध्यान देंगे कि सेल सेल मतलब क्या होता है। सेल मतलब पत्थर या चट्टान। तो आप विकल्प में आसानी से ढूंढ सकते हैं कि जो चट्टान के रूप में होता है तो क्या होता है। प्राकृतिक तेल होता है, नहीं होता है। पेट्रोल होता है, यह भी नहीं होता है। एलपीजी होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कोयला। कोयला को क्या कहते हैं, जैव सेल कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी याददाश्त का जो संबंध है, याददाश्त का जो संबंध है वह सेरेब्रम से है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियोपेटेरिक्स यानी ऑप्शन बी। यानी आर्कियोपेटेरिक्स को पक्षी आर्कियोपेटेरिक्स को पक्षी एवं सरीसृप सरीसृप के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। वही भार के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जल पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह आपका साइंस का प्रश्न है। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका वोल्ट मीटर का यानी ऑप्शन बी। वहीं अगर धारा मापने के लिए बोला जाएगा तो धारा मापने के लिए आपका अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैच करना है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो कौन है। तो जे टॉमसन है। वही प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन के खोज करता जेम्स चैडविक है। जबकि पॉजिट्रॉन की खोज करता एंडरसन है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 3-3-1। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में से कथन किसका है। तो यह कथन जो है कृष्णा स्वामी अय्यर का है, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी क्या कथन है, तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह कथन अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा आपका भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और संविधान सभा के ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लगाया जा चुका है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये पहली बार लगाया गया था, यहाँ ध्यान देंगे कि पहली बार लगाया गया था 1968 में और आखिरी बार 2005 में लगाया गया था। और सबसे कम समय के लिए 1995 में लगाया गया था। और इस समय कार्यकाल किसका था, तो श्री लालू प्रसाद यादव का था।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय में हुआ था? तो हुन जो थे ये हमला किए थे स्कंद गुप्त के शासनकाल में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसके अनुसार भारत का विस्थापन जो हुआ था उत्तर की ओर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सत्यमेव जयते वाक्य है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मुंडोक उपनिषद से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? यानी महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है और यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम जो था वो था इबादत खाना। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और अकबर ने जो दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी वह 1582 में, जबकि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर 1563 में समाप्त कर दिए थे और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यानी तानसेन तो ये विख्यात थे आपके अकबर के शासनकाल में। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर होगा। यानी राजकोषीय घाटे से, यानी राजकोषीय घाटे से जब ब्याज का भुगतान को घटा देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? यानी सेवाओं पर, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं, यानी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की सिफारिश किसने किया था? तो राज चलैया समिति ने किया था। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और यह पहली बार सेवा कर कब लगा था? तो 1900, ध्यान देंगे कि भारत में पहली बार सेवा कर 1994-95 के दशक में लगा, 94-95 के कार्यकाल में लगा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज, औषधि एवं झींगा के उत्पादन से संबंधित है? यहाँ गेस कर सकते हैं झींगा से कि झींगा के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो गुलाबी क्रांति। यहाँ हम लोगों को दो चीज और जानकारी मिलती है कि प्याज और औषधि से भी संबंधित क्रांति क्या है? तो गुलाबी क्रांति ही है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? यानी ध्यान देंगे कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में हुआ था और इसी के तहत, यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF और WTO की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी IMF और विश्व बैंक, सॉरी दोस्तों, IMF और विश्व बैंक
यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 ईस्वी में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राजस्व घाटे से यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रभाव को पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा? तो ये जो घाटा प्राप्त होगा वो है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैच करना है कि इसमें से कौन ऑन मैच है। तो देखेंगे कि स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल वो बुल फाइटिंग है, बिल्कुल है। अमेरिका का बेसबॉल, बिल्कुल है। कनाडा का आइस हॉकी, बिल्कुल है। भूटान का फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल, नहीं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है, तीरंदाजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आयकर है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी भारत में आयकर जो है वह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो आयकर लगाया जाता है यह आय के हिसाब से बढ़ता रहता है, यानी यह प्रगतिशील भी है। प्रत्यक्ष तो है ही, प्रगतिशील भी है। यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा वैसे वैसे उससे उसी अनुपात में उसे आयकर चुकाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? यानी राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कृषि का योगदान निरंतर क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी गिर रहा है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ ध्यान देंगे कि जब राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटता है तो जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसका योगदान बढ़ते जाता है, यानी ग्रो करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 94 क्वेश्चन जो है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। वहीं कथकली की बात की जाए तो कथकली केरल का है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक राइट आंसर है। आपको चूज करना है कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी क्रिकेट से। इसी का मिलता जुलता नाम है हरसिमरन कौर, सिमरन कौर। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हरसिमरन कौर किस खेल के खिलाड़ी है। विकल्प देते हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। इन्हीं चारों विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा विकल्प सही होगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, यानी हरसिमरन कौर किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी वन क्षेत्र की वृद्धि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल ने किया है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप एक लिमिटेड समय में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना गवर्नमेंट एग्जाम में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप सभी विषयों का एडिटोरियल नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां एक बार जाकर आप विजिट कर सकते हैं
क्योंकि निश्चित सफलता का पर्याय बन चुका है एडुटेरिया नोट्स। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है एलिसा न्यूमैन। यानी एलिसा न्यूमैन कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला जो है वो है आपकी क्लेयर पोलोसाक है, और यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। यानी एलिसा न्यूमैन भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो इसका शुरुआत जो किया गया है वह किसान रेल की शुरुआत की गई है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदायों को नागरिकता देगा? तो जो एनआरसी आया है, नागरिकता संशोधन विधेयक, यानी एनआरसी नहीं, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यह 6 समुदायों को, यानी यह जो देगा 6 समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। तो सवाल है कि यह 6 समुदाय कौन कौन है? तो यह 6 समुदाय जो है वो हैं बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और एक छठा जो है वह है हिंदू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मिनेक्स जो है भारत और म्यांमार के बीच में नहीं, यह मिनेक्स है जो है भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। यह मिलिट्री एक्सरसाइज है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो मित्र जो शक्ति है वह भारत और श्रीलंका के बीच होता है, बिल्कुल सही है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। तो अगर वीडियो से आपको लाभ मिलता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।